नमस्कार, शाम के बज गए 5 और आज के एजेंडे के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस शब्द की हो रही है वो है फूफा। बता दें कि कांग्रेस एक तरफ बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि लगातार फूफा फैक्टर देखा जा रहा है, वहीं बीजेपी कांग्रेस भी शांत नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेतृत्व विवाद, बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। भूपेश भरोसा खो चुके, बीजेपी नेताओं ने कसा तक। कांग्रेस ने कहा पहले अपना घर संभालें। कांग्रेस ने किया वार पर पलटवार। बीजेपी में है कई नेता नाराज नेता बना ले फूफा प्रकोष्ठ। आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासी संग्राम। सवाल उठ रहा कि आखिर छत्तीसगढ़ की सियासत में ये फूफा फैक्टर क्या है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई कार्यकारिणी का गठन, शायद सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार, नए चेहरों को मौका, लेकिन कई वरिष्ठ विधायकों को किनारे कर दिया गया। कई मुद्दा कांग्रेस ने लपक लिया और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी के नाराज नेताओं को फूफा बताते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सीनियर नेताओं ने फूफा मोर्चा बना लिया है, जिसके अध्यक्ष अजय चंद्राकर हैं। अमरजीत ने तो बीजेपी नेताओं का नारा भी सुनाया, ए दरी साहिबो अगली बार बदलबो। असंवैधानिक हो सकता है, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध और आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि जब लिबर्टी मांगा है तो एक पद के लिए क्यों मांगा? 4-5 पद और मांग लेना था, तो जितना अभी फूफा यूनियन बना है वो कम से कम नहीं बनता, सब एडजस्ट हो जाता और आगे के लिए भी रास्ता खुला रहता। मैं उसकी गहराई तक नहीं जाना चाहता, लेकिन जब लिबर्टी लेना था तो बढ़िया लेना था। कांग्रेस के इस तंज पर बीजेपी ने भी जवाबी हमला किया। मंच संभाला मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने। उन्होंने कहा कांग्रेस को बीजेपी की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी देखनी चाहिए। बीजेपी परिवार भाव से चलाती है, जबकि कांग्रेस में खुद कुर्सी के लिए होड़ मची हुई है। दिल्ली दरबार तक विधायक ले जाते हैं और पार्टी के भीतर शीत युद्ध जारी है। देखिए, कांग्रेस को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, उनको भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी उनके पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में किस प्रकार का शीत वार चल रहा है, कोल्ड वार चल रहा है, आप देख रहे हैं। आपस में एक नेता एक दूसरे की पैर खींचने में लगे हुए हैं। वो अपना देखें, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे सारे नेता परिवार भाव से काम करते हैं। उनके टाइप का नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पूरा विधायक दिल्ली चले जाएं, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बात करें, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने की बातचीत करें। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करती है और कांग्रेस को इसकी चिंता करने की जरूरत है। अब छत्तीसगढ़ की सियासत में नया फूफा एंगल जुड़ गया है। एक और कांग्रेस बीजेपी के सीनियर नेताओं को फूफा बताकर ताना मार रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान को निशाने पर ले रही है। यानी सवाल अब यही है कि क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में फूफा नया चुनावी हथियार बन गया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त फूफा फैक्टर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस इसे बीजेपी की नाराजगी और उपेक्षा से जोड़कर तंज कस रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी और अंदरूनी लड़ाई को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जनता को इन फूफा वाली राजनीति से वाकई कोई फर्क पड़ता है या फिर यह भी महज चुनावी मौसम का एक और नया जुमला बनकर रह जाएगा। छत्तीसगढ़ डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, रायपुर। तो जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस का तंज और बीजेपी का पलटवार। अब बड़ा सवाल क्या है, बीजेपी के भीतर वाकई फूफा प्रकोष्ठ खड़ा हो गया या फिर कांग्रेस सिर्फ सियासी शब्दों से माहौल गरमाना चाहती है, और क्या छत्तीसगढ़ की जनता को इन फूफा फैक्टर वाली राजनीति से कोई फर्क पड़ता है? आज यही होगा बहस का मुद्दा, जिस पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से आलोक सोनी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जुड़ गए। तो दोनों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डिबेट की शुरुआत आलोक सोनी से मैं करना चाहती हूं। आलोक जी, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि
नाराज चल रहे हैं वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है, तो क्या वाकई पार्टी में असंतोष वाली स्थिति पैदा हो गई है? जी आलोक जी। तुलसी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, नागेंद्र वर्मा जी को मेरा नमस्कार। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि कांग्रेस से कोई भी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त मौजूद नहीं है। जी जल्द जुड़ ये अपने जाएंगे वो आप भी। में साबित कर रहा है कि फूफा वाली स्थिति जो है, कि किस पार्टी में आज फूफाओं की स्थिति है, कौन सी पार्टी में कितने फूफा हैं। जी अमरजीत सिंह जी जो 2 वर्षों के बाद मंत्री के रूप में अस्तित्व में आए थे कांग्रेस के शासनकाल में, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला था, फिर मुझे मंत्री पद सौंपा गया। तो मैं समझता हूं कि ये जो फूफा वाला एक्सपीरियंस है वो बेहतर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह फूफा होता है। उनके अलावा यदि और जाए तो टीएस बाबा मौजूद थे, 2.5 वर्ष तक इंतजार करते रहे जी कि कब मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी, और 2.5 वर्षों के बाद में जब उन्हें कुर्सी नहीं सौंपी गई तो वो पूरे 2.5 वर्ष फूफा बने रहे। और फूफा बने रहते ही उन्होंने अपने एक मंत्रालय तक को छोड़ा था, पंचायत को, कि मैं इसमें काम नहीं कर पा रहा हूं। आज की स्थिति की परिस्थिति की बात करूं कांग्रेस में, जी तो रविंद्र चौबे जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इच्छा जाहिर करी है कि वो अब दीपक बैज जी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भूपेश बघेल जी करे। जी तो इन तमाम गुटबाजी में फंसी हुई है कांग्रेस, और उन तमाम फूफाओं के साथ जो काम कर रही है कांग्रेस। आज देखना ये होगा कि जो आरोप प्रत्यारोप वो भारतीय जनता पार्टी पे कर रही है, आज एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता ने किसी भी नियुक्ति पर, किसी भी मंत्री की नियुक्ति पर, किसी भी संगठन की नियुक्ति पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया। जी लेकिन कांग्रेस में सिर्फ ट्रबल की स्थिति है। तो इसका जवाब जो है अमरजीत भगत जी को देना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए ठीक कि है। फूफाओं की संख्या जो है वो कांग्रेस की तरफ कितनी ज्यादा है। ठीक है आलोक जी, आपके पास फिर लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख कर लेते हैं। वर्मा जी, छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त फूफा फैक्टर एक बड़ा मुद्दा बन गया है, तो लगातार ये जो निशाना साधा जा रहा है, इन फूफा शब्द में किन किन नेताओं का नाम छुपा हुआ है, किस पर निशाना साधा जा रहा है? जी वर्मा जी। देखिए कांग्रेस जो है जमीनी मुद्दों को ढूंढना छोड़ के फूफा ढूंढ रही है, और बीजेपी भी लगभग वही काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय ऐसे नाम बता पाना तो उचित ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जो इशारा किया है वो अजय चंद्राकर की तरफ सीधे सीधे किया, क्योंकि कुछ फोरम में उन्होंने अपने राज्य दिखा दी थी, मंच में भी नाराज की तरफ से। तो इस तरीके के उन्होंने 2-4 लोगों को इशारा किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, उसको जनता की हितों के मुद्दों को जमीनी स्तर पर तलाशने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बीजेपी के खाने के अंदर जाके वहाँ के संतुष्ट लोगों की पैरोकारी करनी चाहिए और उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। ठीक उलट बीजेपी भी उसके पास, क्योंकि वह सत्ता में है, तो उनके पास बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम है जो जनहित से किस तरीके से क्रियान्वयन करे। तो मुझे लगता है कि वो भी कांग्रेस के इस छीटाकशी के बीच से लगातार एक नोक-झोंक का वातावरण बनाती है, और आम जनता जो आज के समय में ज्यादा समझदार हो गई है, वो इस तरीके के नूरा कुश्ती को लेके कहीं भी सहमत दोनों पार्टियों से नजर नहीं आती। ठीक है वर्मा जी, आपके पास फिर हम लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी भी जुड़ गई हैं। शिल्पा जी, आपका स्वागत है डिबेट में।
सवाल ये है आपसे कि लगातार आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी में फूफा प्रकोष्ठ बन गया है, अब इसके सदस्य कौन है आप ही बता दीजिए। जी सबसे पहले तो मेरे साथी प्रवक्ता आलोक जी को ये बताना चाहूंगी कि अब आप लोगों के ये मतलब दिलचस्प चीज आ गई है आप लोगों के समय में कि आप तकनीकी दिक्कतों पर भी खुश होना शुरू कर दिए हैं। आज तकनीकी दिक्कतों के कारण आज आप इतने जश्न मना रहे हैं और जमीनी स्तर पर जब सरकार असफल होती नजर आ रही है, पूरी फूफाओं की टीम बनती नजर आ रही है, उस पर ध्यान देने और बातचीत करने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। देखिए, आपने कहा 2.5 साल वाली बात मेरे भाई कर रहे थे। मैं ये कहना चाहती हूँ 18 महीने में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार जमीनी स्तर पर फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। अपनी नाकामी पर कितने भी पर्देदारी कर लीजिए, पर आज के दिनांक में जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके नेता हैं, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी और आंतरिक कलह है। उदाहरण भी मैं बताती हूँ। जिस तरीके से, जिस अंदाज में इन्होंने लता दीदी को लापता दीदी बना दिया, धर्मलाल जी का भरम तोड़ डाला, अजय चंद्राकर जी को पराजय दे डाली, रमन जी के जो चहेते थे विकास की मूरत राजेश मूरत, उनकी सूरत बिगाड़ दिए, और एक ने तो पूरी सेना बना के रखी थी, उनकी पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया। रेणुका जी तो स्वघोषित भावी मुख्यमंत्री थी उनकी पार्टी की, उनको इन्होंने घर बैठा दिया। और ये अजब गजब जो मंत्रिमंडल बनाया है, उसमें भी संविधान के अनुच्छेद के विरुद्ध जो मंत्रिमंडल, जिस पर विवाद हो गया है, और इस तरीके से जब इनके कार्य जनता के सामने आ रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए ये किस बात का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। जनता के सामने इनको जवाब देने की जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये तकनीकी दिक्कतों पर खुश हो रहे हैं। आज तो मुझे बड़ी खुशी आई कि इनके यही दिन आ गए हैं कि तकनीकी दिक्कतों पर खुश हो जाएं। तो आलोक जी, थोड़ा सा तथ्यों पर बात करिए, मुद्दे पर बात करिए। सत्ता और जनादेश आपके पास है, जनता ने आपको दिया है 5 साल के लिए, तो कम से कम उनका मान सम्मान रखिए। जमीनी स्तर पर हर वर्ग जो परेशानी झेल रहा है, उस पर बात कर लीजिए। जनता जो सवाल पूछ रही है, संविधान के अनुच्छेद के विपरीत जो कार्य आप लोगों ने किया है, उस पर जवाब दे दीजिए। अच्छा शिल्पा जी, ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके आप बोल रही है कि साई सरकार 18 महीने में फेल हो गई, असंतोष और गुटबाजी देखी जा रही है, तो अगर वो फेल हो गई है तो फिर जनता ने आपको क्यों साइडलाइन किया? आपकी भी तो 5 साल की सरकार थी ना, लेकिन आपको साइड कर दिया जनता ने। देखिए, चुनाव में जीत हार के कई कारण है, हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, परंतु आज जनता ने विश्वास के साथ जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि डबल इंजन की सरकार है। बहुत बड़ा कारण है कि डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और राज्य में। यदि समान सरकार होगी तो जनता के कार्य जल्दी होंगे। ये जनता ने सोचकर जनादेश दिया था, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु आज क्या हो रहा है, आज जनता जिस परेशानियों से जमीनी स्तर पर घिर चुकी है, तमाम ऐसी परेशानियां हैं, चाहे बिजली बिल की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, एक माफियाओं का जाल हो, अपराधों का जाल हो, गुंडागर्दी हो, तमाम ऐसी समस्याएं इतनी है कि डिबेट का टाइम कम पड़ जाए, मैं हर एक समस्या पर चर्चा करने लगूं। ठीक है शिल्पा जी, उससे निजात दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की, परंतु ये तो अपने दायित्वों से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं नागेंद्र वर्मा जी। वर्मा जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक तरफ बीजेपी कांग्रेस से कह रही है कि आपके अंदर कलह गुटबाजी है, वहीं कांग्रेस बीजेपी में कह रही है कि आपके नेता जो है वो असंतोष जता रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि इन सब सियासी माहौल के बीच जो वाकई मुद्दे हैं वो दबते नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जाती है कि सरकार जो है बेहतर काम करे और जनहित की तमाम चीजों को एक गति दे। लेकिन कई बार अभी योजनाएं भी बनाई बहुत सारी, इसकी भी गति जो देखिए तो बहुत धीमी से चल रही है।
मंत्रियों का भी निर्णय जब पोर्टफोलियो का था अभी जो विलम्ब हुआ जो भी जनता देख रही थी, कांग्रेस में इसमें भी लगातार करने का मौका था क्योंकि उनको मौका मिल जाता है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि कर्मचारी संगठन जो है लगातार कितना कुछ मांग उठाते चले जा रहे हैं और उनके भी चीजों की एजेंडे पे उनका कहना देखी होती है क्योंकि जब स्तर पे जब जाइएगा तो जनता के बहुत सारे आवेदन निवेदन है जिससे ऑफिशियल जो गति काफी धीमी नजर आ रही है। उम्मीद ये की जा रही थी कि सरकार जो है त्वरित गति से काम करेगी। पिछली सरकार को खारिज करने का एक बहुत बड़ा कारण ही यही था कि इसमें जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो लगभग विकास जो था वो रुक ही गया था और समाप्त होकर जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही नजर आने लगा था और ये कहा जा रहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, लेकिन शहरों की हालत देखिए लगातार खराब होती चली जा रही थी। शहरों में एक तरीके से आप कहिए तो राजधानी में बिजली जो थी वो पूरा स्ट्रीट लाइन गायब हो गई थी, अंधेरा सा छाया रहता था, लेकिन अब वो स्थिति धीरे धीरे सुधरती नजर आ रही है। लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे काम है जिनको और तीव्र गति से होना चाहिए था, उससे वो अपेक्षित गति नजर नहीं आ रही है जो जनता चाहती है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि जब इस तरीके से फंस जाते हैं और नोक झोंक होती रहती है और मौका प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चलता रहता है तो आम जनता इस सब नजारे को देख के बड़ी मायूस होती है कि हमने क्या सोचा था और क्या होने जा रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी उम्मीद लगा के रखे हैं, खासतौर पर बेरोजगार युवाओं को ऐसा लगता है कि सृजन रोजगार का होगा। शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, खासतौर पर सरकार ने भी युक्तिकरण के नाम पे जो काम किया है उसमें बहुत सारे लोगों को गहरा असंतोष है। तो भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, ऐसे लोगों को पैसा लेने के लिए काफी दूर दूर तक ट्रांसफर कर दिया गया और अब उनसे ये डिमांड की जाती है कि वो पैसा देने पर उनको दूसरी जगह पे। वर्मा जी, इससे जुड़ा एक सवाल और भी सामने आता है कि जो फूफा फैक्टर जो सामने आ रहा है ये एक नया सियासी हथियार है या फिर चुनावी जुमला? देखिए, ये जब कोई बात नहीं होती तो इस तरीके की बात होती है, तो ये सिगुफा ही है और चुनाव के समय इस तरीके की चीजें स्टैंड नहीं कर पाती क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं है। हर पार्टी में और हर जगह फूफा क्या होता है, ये आएगा शब्द कहाँ से? शादी ब्याह में भी जब लोग नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी के ही कारण उनको फूफा कह दिया जाता है। तो इसी तरीके से कांग्रेस ने उसी से उठा लिया इसको और उन्होंने अपने दिमाग से ये बात कह ली कि जिनको पद नहीं मिला है वो सब नाराज चल रहे हैं। उनको अंदर खाने में जाके सब चीजों की तफ्तीश करना चाहिए और ये कर भी नहीं सकते क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। हर पार्टी की अपनी नीति होती है, उनका अपना खुद का विधान होता है, वो अपने ढंग से चलाते हैं। कांग्रेस को भी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि बाहर के दूसरे लोग उनकी पार्टी पे कटाक्ष करें। उसी तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों का भी उनका व्यक्तिगत अधिकार होता है। तो इस तरीके की चीजों को जनता में तो खास तौर पर इन चीजों का कोई असर नहीं होता। ठीक है, ठीक है। वर्मा जी आपके पास फिर लौटेंगे। आलोक जी के पास मैं आना चाहती हूँ। आलोक जी, लगातार ये आप लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो परिवार भाव से चलती है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपकी पार्टी में कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं जिन्हें मौका दिया जाना चाहिए लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया, जिससे वो असंतोष है। तो अब उन जो वरिष्ठ नेता है उन्हें रसगुल्ला रूपी कुर्सी कब मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिवारवाद से नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कर्णदेश बेस्ड पार्टी है और जब जब पार्टी को आवश्यकता होती है किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिया जा सकता है, किसी भी कार्यकर्ता को वो उत्तरदायित्व दिया जा सकता है, किसी भी कार्यकर्ता को जब लगता है कि ये कार्यकर्ता जो है इस वक्त हमें आवश्यकता है और ये देश की सेवा करेंगे, ये जनता के लिए हित में आवाज उठाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हम परिवारवाद वाली कोई कहानी जो यहाँ पर में कांग्रेस एक परिवार के आगे पीछे जो घूमती है, एक परिवार को ही जो है वो अपना सर्वस्व मानती है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जिसे पार्टी समझती है कि उनके पास
उस उत्तरदायित्व को सही ढंग से निर्वहन करने का क्षमता होगी, उसे वो सौंपा जाता है। और आप यदि किसी पूर्व की बात कर रहे हैं, किन्हीं वरिष्ठ नेताओं की बात कर रहे हैं, तो उन्हें पार्टियों ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बारंबार अनेक महत्वपूर्ण पदों पे बैठाया है, अनेक महत्वपूर्ण पदों पे विराजित किया, शोभित किया है, अनेक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिए हैं। तो हम कोई भी पद को स्थायी नहीं मानते। हम जब एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को पाते हैं, तो हमें पता है कि आज भी जो पद हमें मिला है, ये कोई भी स्थायी नहीं है। ये जो उत्तरदायित्व मिला है वो भी स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। जिस तरह से जो दिया गया है उस उत्तरदायित्व का हमें निर्वहन करना है, पालन करना है, और जो जनता के लिए जो सबसे हितों के फैसले हैं, अच्छे फैसले हैं, उन्हें लेना है। लेकिन आलोक जी, ये आरोप भी लग रहा है कि आपकी जो साय सरकार है, 18 महीने की साय सरकार है, वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि साय सरकार पूरी तरीके से फेल है, पार्टी में असंतोष है, नाराजगी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आने से पहले अपने प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे, चाहे वो किसान भाइयों से हो, चाहे वो महिलाओं से हो, चाहे व्यवसायियों से हो, या चाहे वो युवाओं से हो, उन तमाम वादों को, उन तमाम योजनाओं को पूरा कर रही है। कानून व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। ट्रांसपेरेंसी, जो गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस में जो ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता होती है, उस ट्रांसपेरेंसी को लागू करने की कोशिश कर रही है। तो जो बेस्ट और विकल्प उपलब्ध है, उन तमाम विकल्पों को इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में लागू किया हुआ है। और कांग्रेस के पास में गुटबाजी के अलावा कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। वो इसलिए जो है कांग्रेस के नेता जो है इस तरह के मुद्दों के साथ में डिबेट के लिए आते हैं, इस तरह के मुद्दों को जो है। ठीक है आलोक जी, ठीक है, आपकी बात सुन ली, अब जवाब ले लेते हैं। शिल्पा जी, आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी का रोग लग गया है, क्या कहेंगे? एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमारे कार्यकाल में तो विकास हुआ है, वहीं आप कह रही हैं कि वहां गुटबाजी है, जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ है। आप पे आरोप लग रहे हैं कि गुटबाजी का रोग लग गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्वों से मुंह मोड़ कर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पुराने जमाने से करती आ रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया पोस्ट आप उठाकर देख लीजिए, मेरे भाई को पता चल जाएगा कि कार्यकर्ता सोशल मीडिया में अपनी पीड़ा को किस तरीके से धड़ल्ले से सामने ला रहे हैं। एक कार्यकर्ता ने तो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की बात बता रही हूँ, उसमें लिखा है कि जो संघर्ष किए हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की ये पीड़ा है कि आज जिस सत्ता के लिए संघर्ष वो किए हैं, वो व्यापारी और अधिकारी की चापलूसी में जनसेवा की वो गारंटी पीछे रह गई है। ये खुद अपनी गारंटियों को फेल बता रहे हैं। ये कांग्रेस में जनता नहीं बता रही है, कार्यकर्ता, इनके कार्यकर्ता ही इनकी सरकार को नहीं चाहते हैं। आज के दिनांक में इनके सारे जो मंत्री हैं, अनुभवी विधायकों को इन्होंने तो साइडलाइन कर दिया, उन्हें संरक्षक मंडली में डाल करके दूरदर्शी बना दिया है। और ये अधिनायकवाद नहीं तो और क्या है। मैं चलिए इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब ये अनुभव को साइडलाइन करके संरक्षक बना रहे हैं तो अधिनायकवाद है। हम दो, हमारे दो की नीति जो हम इतने सालों से कहते आए थे, आज जमीन पर दिखने लग गई है। इनको कोई सरोकार नहीं है जनता से, इनको कोई सरोकार नहीं है इनके नेताओं से, कोई सरोकार नहीं है इनके कार्यकर्ताओं से। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। अपने मतलब की राजनीति करनी है। आलोक जी, जवाब दीजिए, पूरी बात आपने सुनी, साइडलाइन करने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? देश के समय पर में बड़े बड़े नेता अमितेश शुक्ला जी, बोरा जी, है ना, सत्यनारायण शर्मा जी, इन बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके युवा नेतृत्व को और युवाओं को लेकर के इन्होंने अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। आज वही कांग्रेस किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह का आरोप लगाई है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। और जहां तक यदि वो किसी ऐसे कार्यकर्ताओं की बात कर रही है, हमारी प्रवक्ता दीदी, कि जो लोग जो है वो सरकार को ही उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यदि किसी ऐसे मुद्दे की तरफ यदि सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जो जन उपयोगी है, जो जन के हितों से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति जो अपने हितों के सरकार को दोषी बताने की कोशिश कर रही है या निजी लाभ के लिए यदि ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के लिए
सबसे पहले जो है वो जनता है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद परिवार आता है। ठीक है। हम जो कार्यकर्ता है हमारे लिए जो है वो इनकी अधिनायकवाद नीति इतनी ज्यादा हावी है, मेरी एक आखिरी बात, इनकी अधिनायकवाद नीति इतनी ज्यादा हावी है कि इनके जो कार्यकर्ता, जैसे रवि भगत का उदाहरण हमने देखा, जो सरकार को आईना दिखाने का कार्य जिसने किया, उसको ही पार्टी से, संगठन से साइडलाइन का आईना दिखा दिया इन्होंने साइड कर दिया। तो ये इतनी ज्यादा अधिनायकवादी नीति है जो कि जनता की समस्या और बढ़ा रही है। डबल इंजन के सरकार में छत्तीसगढ़ के संपदा, खनिज संपदा, खनन करने का कार्य कोई कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो उनके अपने पूंजीपति मित्रों को और औद्योगिकीकरण के आड़ में मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इनकी जो औद्योगिक नीतियां हैं वो पूरी तरह से नीतियां हैं। कर्मचारी वर्ग अधिकारियों की सूची नहीं है, केवल रवि भगत नहीं है। और पार्टी को जब लगेगा तब रवि भगत की जो सेवाएं हैं वो किस तरह से ली जानी है, कैसे वो पार्टी के काम आएंगे, उनकी भी सेवा ली जाएंगी। उसका लिए आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके TS बाबा की चिंता कीजिए, जो इस वक्त इतने बड़े घमासान के बीच में मुंह बंद करके बैठे हुए, आक्रोशित और आंदोलित अपनी मांगों को मांगते हुए जो आंदोलित है उन्हें बेरहमी से कुचला जा रहा है उन्हें। तो यह अधिनायकवादी सरकार, तानाशाही सरकार है। इतिहास में हिटलर से तानाशाही भी बर्दाश्त नहीं की गई थी। तो जल्द ही मुझे लगता है कि जल्द ही ये जनता के समक्ष आ ही रही है। तो तानाशाही नीति जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। और 2028 में उपयोग करके चुनाव जीता और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल लगा दिया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अगर आप विश्व इतिहास की बात करेंगे तो भारतीय इतिहास में आलोक जी और शिल्पा जी प्रधानमंत्री जैसे कोई तानाशाह नहीं। ठीक है, एक एक से अपनी बात रखिएगा। देखिए, जनता को भी समझ में आना चाहिए ना कि आप अपनी बात क्या रख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। शिल्पा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके आप बोल रही हैं कि बीजेपी में नाराजगी है, तो क्या कांग्रेस दूध की धुली है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस, ये जो क्या बोलते हैं, भूपेश बघेल है, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी जो भूमिका है वो शून्य हो गई है। देखिए, भूपेश बघेल जी एक आक्रामक नेता है और वो जो है उनकी राजनीति, देशव्यापी राजनीति जो है वो प्रसिद्ध है। वो उन्हें किस प्रकार से प्रभाव दिया जाता है दूसरे प्रदेशों का और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनकी प्रमुख भूमिका रहती है, ये इस बात में तो कोई दो मत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुझे तो आज यही दिखाई दे रहा है। वो जबरदस्ती की बातें करके अपने दायित्वों पर कर्जदारी करने की कोशिश कर रही है। आज जनता के सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वो बार बार या तो कभी नेहरू जी पर चले जाते हैं, कभी इंदिरा गांधी पर चले जाते हैं, कभी भूपेश बघेल जी पर चले जाते हैं। वो कुल मिलाकर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना चाहते, सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। आज कर्मचारी वर्ग आक्रोशित है। आप बता दीजिए, उन्होंने कर्मचारियों से जब आकर किया तो क्यों पूरा नहीं किया? सवाल तो यही उठता है ना। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्मा जी। वर्मा जी, सवाल ये है कि ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, फूफा फैक्टर पर लगातार सियासत हो रही है, इस पे क्या जनता, ऐसा नहीं लग रहा है कि जनता पिस रही है? जनहित के मुद्दों पर आवाज कौन उठाएगा? देखिए, ये जिम्मेदारी तो प्रतिपक्ष की है कि वो ऐसे मुद्दों की तलाश करे जहाँ वह सत्ता को दे सकती है। लेकिन देखिए, जिस तरीके के तंत्र कसे जाती हैं, जिसका कोई लेना देना आम जनता के से नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सीरियल में अपने मुद्दों को वो जमीनी स्तर पे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जिससे वो अगले चुनाव की अपनी तैयारी कर सके और सरकार की कमजोरियों को पकड़ सके। लेकिन यहाँ जो इस तरीके की तकरार जो होती है वो आम जनता कोई रुचि नहीं रखती है और उनको लगता है कि दोनों राजनीतिक दल आपस में इस तरीके के लोग देख करके महत्वपूर्ण विषयों से कहीं काटते रहते हैं। तो इन सब चीजों से बचने की बेहद जरूरत है और प्रतिपक्ष कांग्रेस को पूरे संजीदगी के साथ जमीनी
स्तर पे जो गड़बड़ियां है उनकी तलाश करने के लिए आम जनता के हितों के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए, और इसमें वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आती है। बिल्कुल वर्मा जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि असल मुद्दे जो हैं उसको उठाना चाहिए और उन पर चर्चा करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आलोक जी आपका और शिल्पा जी और वर्मा जी आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त फूफा फैक्टर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस इसे बीजेपी की नाराजगी और उपेक्षा से जोड़कर तंज कस रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी और अंदरूनी लड़ाई को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जनता को इन फूफा वाली राजनीति से वाकई कोई फर्क पड़ता है या फिर यह महज चुनावी मौसम का नया जुमला बनकर रह गया है। अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।